गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बात आप कोशिश कीजिएगा हमेशा कि जिस टाइम प्राइम मोड में लाइव क्लास दिया जाता है उस टाइम आप पक्के से एक बार वीडियो को अवश्य देखिएगा, सारे बच्चे, क्योंकि उस टाइम देखते हैं कि बहुत कम बच्चे देखते रहते हैं, बाद में जाकर के बहुत सारे बच्चे देखते रहते हैं। लेकिन सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप पे जाते रहे। और फर्स्ट टाइम में ही जब लाइव प्राइम का टाइम दिया जाता है उस टाइम आप किसी तरह से समय बचा करके ही फर्स्ट टाइम आप देख लिया करेंगे और उस टाइम नोट करने की कोशिश करेंगे। असुविधा होगी तो फिर बाद में आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ज़रूर वीडियो को फर्स्ट विजुअलाइजेशन में आप ज़रूर देखिएगा। वो एक अलग तरह की थिंकिंग पावर बन जाती है और आप अलग तरह से बातों को सोचने लगते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए, हम दो कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक ZnS के बारे में और एक CHCl के बारे में। CHCl में खासियत क्या था, इसे पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे कि CS+ होता है बॉडी सेंटर पे और Cl- होता है कॉर्नर पे। तो अगर बोल दिया जाए इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए CS+ और Cl- में क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से रिलेशन मतलब क्या, इन दोनों को किसी एक फार्मूला पे आप पुट कर दीजिए। तो चूंकि एक है कॉर्नर पे, दूसरा है बॉडी सेंटर पे, तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉर्नर से लेकर के बॉडी सेंटर की दूरी, मान लीजिए यहाँ कॉर्नर है और कमरे के बीच में होगा बॉडी सेंटर, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो ये मान लीजिए आपका कॉर्नर है और ये मान लीजिए आपका बॉडी सेंटर है। तो यहाँ पे रहा कॉर्नर और यहाँ पे रहा बॉडी सेंटर। लाइन चलेगा। अब देखिए, कॉर्नर पे बड़ा सा गोला रहेगा एनाइन, ये एनाइन ऐसे मान लीजिए है, और यहाँ बॉडी सेंटर पे छोटा सा गोला रहेगा कैटाइन। तो इसमें रहेगा बॉडी सेंटर पे कौन रहेगा, कैटाइन, और कॉर्नर पे क्या रहेगा, एनाइन, ऐसा रहेगा। अच्छा बताइए, कैटाइन का रेडियस क्या होगा, RC, एनाइन का रेडियस क्या होगा, RA। और आप जानते हैं कि बॉडी सेंटर से लेके कॉर्नर के बीच की दूरी, कितना होता है, √3a, आप बट्टा में क्या आएगा, 2। यानी हमारे यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा RC + RA बराबर कितना होगा, √3/2। यानी हमारा यहाँ से फार्मूला निकल गया RC + RA बराबर क्या होगा, √3a, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2। ये आपका फार्मूला निकल गया। चलेगा, इस फार्मूला को जल्दी में नोट कर लीजिए, हम मिटा देंगे इसको, जल्दी नोट कीजिए। अब देखिए, मिटा दे क्या, हमारा अब का टॉपिक है 5 कंपाउंड आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आपको मैंने 2 कंपाउंड पढ़ाया था। 2 कंपाउंड में आपको बताया गया था, ये ZnS और एक CHCl। अभी हम लोगों को कंपाउंड क्या पढ़ना है, NaCl कंपाउंड को पढ़ना है। तो हम लिखते हैं, इसको हेडिंग डालते हैं रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट हमारा यही कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट होता है। इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसी को रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसी को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर हमारा आपका टॉपिक है। ये पिछले लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया था CHCl, उसके बारे में ये बातें छूट गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब रॉक सॉल्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर में आप जानेंगे कैसे NaCl की बातें करते हैं। तो देखिएगा, मिटा दिया जाए इसको। चलिए, अब NaCl को जैसे ही आप पानी में डालते हैं तो पानी में जाने के बाद वो टूट जाता है कैटाइन में और एनाइन में। अब देखिए, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होते हैं। इसका मतलब ये आयन से मिलकर बने हैं। तो आयन तो 2 प्रकार के, एक कैटाइन और दूसरा एनाइन। तो ये NaCl टूटता है कैटाइन में और एनाइन में। अब NaCl मान लीजिए अगर है तो NaCl टूट जाएगा, कैसे, देखिए, ये गौर से देखिएगा, ये NaCl टूटेगा Na+ में और साथ में Cl- में। देख रहे क्या, ये Na+ आपका क्या होता है, कैटाइन होता है, और यहाँ पे Cl- क्या होता है, एनाइन होता है। और देखिए, एक बात मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि एनाइन गड्ढा बनाता है और कैटाइन उस गड्ढा में घुस जाता है। एनाइन का काम होता है गड्ढा बनाना और कैटाइन का काम होता है गड्ढा में घुस जाना। गड्ढा मतलब क्या, वॉइड। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एनाइन वॉइड बनाता है और कैटाइन उस वॉइड में घुस जाता है। तो यहाँ से Cl- जो है
इसको रखा जाता है एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, इसको रखा जाता है एफसीसी लैटिस पॉइंट पे। और अब देखिए ये एफसीसी लैटिस पॉइंट पे रहेंगे और ये कैटाइन जो होते हैं वो कैटाइन रहते हैं सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कैसे दिमाग लगा रहा हूं जरा सोचिए। NaCl में अगर सोचा जाए तो अगर क्लोरीन एक है तो सोडियम एक है, मतलब सोडियम अगर एक है तो क्लोरीन भी एक है। समझ रहे हैं क्या? तो अगर एफसीसी में रखा गया है इसका मतलब क्लोरीन एक तो सोडियम भी एक, तो क्लोरीन एफसीसी में रखेंगे तो जेड का मान कितना होगा 4। तो सोडियम अगर 4 हुआ, सॉरी क्लोरीन अगर 4 हुआ तो सोडियम भी 4 होना चाहिए। जरा गौर से देखिए कैसे मैं लगाता हूं। एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा के बारे में आप दिमाग लगाएंगे। तो सोचिए ये तो जाएगा कैटाइन है तो इसको तो जाना पड़ेगा वॉइड में, और ये एनाइन है तो एनाइन को मैंने रखा एफसीसी लैटिस पॉइंट पे। तो देखिए NaCl का स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि सोडियम अगर एक तो क्लोरीन भी एक, इसका मतलब क्लोरीन यदि एक तो सोडियम भी एक। तो एफसीसी लैटिस पॉइंट कहने का मतलब इसका जेड का मान एफसीसी में कितना होता है 4। कैसे होते हैं ये तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एफसीसी का मतलब कॉर्नर के साथ फेस सेंटर, तो कॉर्नर से आता है 1/8 × 8 और फेस सेंटर से आता है 1/2 × 3, तो यहां से आ जाता है टोटल 4। तो अगर क्लोरीन की संख्या है 4 तो सोडियम की भी संख्या होना चाहिए 4, तभी तो Na और Cl का रेशियो 1:1 होगा। और ये 4 कब होगा? जब ये किस वॉइड में जाएगा? तो आप ही बताइए। अगर इसको टेट्राहेड्रल वॉइड में रखेंगे तब तो ये 8 हो जाएगा। अगर इस कैटाइन को आप टेट्राहेड्रल वॉइड में रख दिए तब तो ये 8 हो जाएगा। तो किस वॉइड में रखें? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में कितना होता है 4 होता है। जितना जेड का मान होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। और ये मांग भी रहा है कि क्लोरीन एक तो सोडियम एक तो क्लोरीन 4, तो सोडियम भी होना चाहिए 4, और सोडियम 4 तब होगा जब उस सोडियम को रखा जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सोडियम को कहां रखा जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब ये जो कैटाइन है ये कैटाइन कहां रहेंगे? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखेंगे। और बताइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होता है 4। लाइन समझ रहे क्या? गौर से समझते रहिएगा बातों को। अब देखिए एक फिर से लाइन मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस लाइन को थोड़ा नोट कर देता हूं। इस लाइन को आप लिख सकते हैं ऐसे कि एनाइन विल बी प्रेजेंट एट एफसीसी लैटिस पॉइंट, एनायन will be present at FCC lattice point। FCC lattice point पे एनाइन रहेगा। अब जरा आप सोच के बताइए FCC lattice point, FCC में lattice point कहाँ कहाँ होता है? कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर। तो कॉर्नर पे रहेगा। तो आप ये बताइए एक कोना का योगदान 1/8, तो ऐसा कितना कोना होता है? 8 कोना होता है। तो 8 कोना का योगदान होगा 8 × 1/8 प्लस कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर। एफसीसी लैटिस पॉइंट का मतलब कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर होता है। तो ये 1/8 × 8 और प्लस फेस सेंटर में क्या आएगा? देखिए फेस सेंटर में आएगा एक फेस का योगदान 1/2, तो 6 फेस का योगदान होगा 6 × 1/2, यानी देखिए 1 और यहां से आएगा 3। तो आप देखिए आ जाएगा 1 + 3 मतलब कितना आ गया? 4 आ गया। ये जो 1/8 × 8 है ये कहां से है? तो कॉर्नर से है। और ये 1/2 × 6 ये कहां से है? तो प्रत्येक फेस सेंटर से है। आप समझ गए होंगे ये बात। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखना चाहिए। तो आपको पता है कि जितना जेड का मान होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता था? तो बॉडी सेंटर पे बनता था और सारे एज सेंटर पे बनता था, याद होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एनाइन जो लिखा हूँ ना इसको एक लाइन ऐसे लिखे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे लिखे एनाइन और ब्रैकेट में लिख दीजिए Cl-, क्योंकि कोई बोलेगा कि Cl- रहेगा एफसीसी लैटिस पॉइंट पे, और इसी को कोई बोल सकता है कि एनाइन रहेगा एफसीसी लैटिस पॉइंट पे। इसी तरह से यहाँ पे मैं लाइन को इंप्रूव करके ये लिखता हूँ कि कैटाइन में कौन आएगा? आप ही बताइए Na+। तो ये कैटाइन रहेगा यानी Na+ रहेगा, विल बी इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैटाइन कहाँ रहेगा? सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है बताइए? सारे मतलब एज सेंटर। तो एक एज का योगदान होता है 1/4, याद है क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह बनता है, एज सेंटर पे भुजा के बीच में और बॉडी सेंटर पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले लेक्चर को देखने के बाद अगर ये लेक्चर देख रहे होंगे तो पूरी समझ में आ रहे होंगे बातें। इसलिए पिछला लेक्चर अवश्य ही देखें, क्योंकि ये सब बात बिल्कुल टू द पॉइंट अच्छे लेवल की बात है। और 5 कंपाउंड के बारे में आप अगर जेईई मेन के क्वेश्चन बैंक में जाके देखें, एडवांस के क्वेश्चन बैंक में जाके देखें, तो कई बार ये क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाना अर्जेंट होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा।
तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है? एज सेंटर के साथ बॉडी सेंटर पे। तो एज सेंटर पे मान लीजिए एक एज का योगदान 1/4, तो 12 एज का योगदान 12 गुना 1/4 प्लस साथ में और कहाँ रखेंगे, और साथ में आपको रखना पड़ेगा बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर से 1 होता है। तो अब बताइए 1 4 4 तिया 12 तो 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ये जो 1/4 गुना 12 है ये कहाँ से आया है? तो ये आया है आपको एज से, और ये कहाँ से आया है? एक तो ये आया है बॉडी सेंटर से। आप देख सकते हैं रॉक सॉल्ट NaCl जब भी टूटेगा तो Na+Cl- के फॉर्म में टूटेगा। Na+ मतलब केटाइन और Cl- मतलब क्या होता है? एनाइन। इस एनाइन को कहाँ रखा गया है? एफसीसी लैटिस पॉइंट पे। और केटाइन को कहाँ रखा गया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अगर एफसीसी में रखा गया है तो एफसीसी में Z का मान कितना होता है? 4, जिस 4 को मैं यहाँ पे साबित भी किया हूँ। और जितना Z का मान होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा? 4। हालांकि इस चीज़ को हम पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता रहे हैं कि एनाइन जो होगा Cl- होगा विल बी प्रेजेंट, वो रहेगा कहाँ पे? एफसीसी लैटिस पॉइंट पे। एफसीसी लैटिस पॉइंट यानी कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर पर अगर रहता है तो कॉर्नर का योगदान 1 गुना से 1/8, तो 8 गुना से बनेगा 8 गुना 1/8 प्लस फेस का योगदान 1 फेस से 1/2, तो 6 फेस से होगा 6 गुना 1/2। इसका मतलब 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। यानी आपको निकल चुका है Cl- की संख्या कितना? 4। और अगर Na+ की बात किया जाए तो केटाइन जो हमारा Na+ है वो कहाँ पे रहेगा? सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और आप देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है? तो एज सेंटर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे। एज का योगदान 1 एज से 1/4, तो 12 एज से कितना बनेगा? 12 गुना 1/4 प्लस बॉडी सेंटर पे बनता है। तो बॉडी सेंटर तो पूरा का पूरा मेरे कमरे में होता है, उसमें तो किसी और कमरे का हिस्सा नहीं होता है। तो इस प्रकार से एज से आएगा 3 और बॉडी सेंटर से आएगा 1, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। इसका मतलब एक बात आपको निकल चुका है कि Na+ की संख्या भी 4 है और Cl- की संख्या भी 4 है। तो Na+ अगर 4 और Cl- भी 4, तो इस तरीके से आप चाहें तो फार्मूला को डिराइव कर सकते। इस तरीके से आप देख चुके हैं कि Na+ की संख्या भी कितना हो चुका है? 4, और Cl- की संख्या भी कितना हो चुका है? 4। तो एक बात आप सोचिए, मैं इसी लाइन से सोच सकता हूं कि आखिर इस केटाइन और एनाइन का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की बात हो, हालांकि आप जानते हैं कि ये सारे चीज़ 3D के है, चीज़ें बड़ी आसान होती है, लेकिन आपको मैं उतने हद तक इसमें समझा नहीं पाता हूं कि ये मैथमेटिकली नहीं चलता है, ये लॉजिकली चलता है। और लॉजिकली वो भी जब सामने में 3D के फिगर हो, जब सामने में आपके कमरे हो, उस टाइम इस फिगर को मैं बेहतर ढंग से समझा सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं लॉजिकली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात आप पकड़ सकते हैं। देखिए रेशियो क्या है? Na+ और Cl- का रेशियो क्या है? 1:1। इसका मतलब जो हाल सोडियम का है वही हाल Cl- का है, जो हाल सोडियम का होगा वही हाल क्लोरीन का होगा, यानी जो हाल Na+ का है वही हाल Cl- का है। और आप देख रहे हैं गौर से कि Na+ को रखा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और आपको पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो होता है जो कि 6 गोले से घिरे होते हैं। इसका मतलब ये जो Na+ होगा वो 6 Cl- से घिरे होंगे। कैसे? तो देखिए ये Na+ है, एक Cl- दाएं, एक Cl- बाएं, एक Cl- आगे, एक Cl- पीछे, एक Cl- ऊपर, एक Cl- नीचे। इसका मतलब ये Na+ अगर 6 Cl- से घिरे हैं तो इसका मतलब इस Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि केटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई केटाइन कितने एनाइन से घिरे हुए हैं, वही उसका बन जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो हाल सोडियम का वही हाल क्लोरीन का, सीधी सी बात है। तो सोडियम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इसका मतलब क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए मैं एक बात और बातें करता हूं कि थोड़ा लॉजिकली आप सोचिए, आप जिस समय जहां पढ़ रहे हैं उस कमरे में सोचिए कि आपके एफसीसी लैटिस पॉइंट पे रखा गया है Cl- को, तो इसका मतलब कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे। तो आप कहीं से भी हालांकि सोच सकते हैं, लेकिन फेस सेंटर से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, कहीं आपको बातें समझ में आ जाए। तो इस कमरे का ये फेस है, दीवार है, इस बीच में यहां पे Cl- है। तो देखिए ये मान लीजिए कि हमारा एक कमरे का दीवार है, आप सोच सकते हैं यहां पे ऐसे, ये बीच में है Cl- और यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- है, यहाँ Cl- है, और यहाँ बीच में एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? एज सेंटर पे। तो Na+ कहाँ रखा गया है?
एज सेंटर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे। तो एज सेंटर मतलब यहाँ पे इस एज का सेंटर यहाँ पे है, 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 ऐसा है। तो देखिए ये Cl माइनस एक रगड़ा ऊपर, एक रगड़ा नीचे, एक रगड़ा बाएं, एक रगड़ा दाएं, 4 रगड़ा हुआ। और ये एक रगड़ा अपने कमरे के बॉडी सेंटर पे मारेगा और एक रगड़ा अपने अगले वाले कमरे के बॉडी सेंटर पे मारेगा, क्योंकि ये जो फेस है, ये फेस का जो गोला होगा वो आधा मेरे कमरे में होगा और आधा पीछे वाले कमरे में होगा। और जब ये फेस a/2 दूरी पे ऊपर Na+ को रगड़ा मार सकता है, नीचे a/2 दूरी पे Na+ को रगड़ा मार सकता है, तो इसका मतलब इधर भी a/2 दूरी पे ये मतलब Na+ को रगड़ा मार सकता है और इधर भी a/2 दूरी पे Na+ को रगड़ा मार सकता है। और a/2 दूरी पे अंदर में जो बॉडी सेंटर है, अंदर वाले कमरे पे बॉडी सेंटर है, उसको रगड़ा मारेगा। और a/2 दूरी पे ये जो मेरा कमरा है उसका जो बॉडी सेंटर है उसको रगड़ा मारेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सोचिए कि जिस कमरा में आप हैं उसमें Cl माइनस कहाँ कहाँ है। तो Cl माइनस है सारे कॉर्नर पे और सारे फेस के सेंटर पे। सोचिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्लोली सोचिए यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है, फेस सेंटर कहाँ है, कॉर्नर कहाँ है, इस तरह से बातें सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं समझा रहा हूँ। तो Cl माइनस कहाँ कहाँ उपस्थित है, तो सारे कॉर्नर पे, लाइन समझ गए। फिर Na+ कहाँ है, तो सॉरी Cl माइनस कहाँ कहाँ है, सारे कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे, सारे कॉर्नर यानी ऊपर 4 कोना नीचे 4 कोना सब में Cl माइनस है। और Cl माइनस कहाँ है, तो सारे फेस का सेंटर, मेरे पीछे वाले दीवार पे, मेरे आगे वाले दीवार पे, मेरे बाएं वाले दीवार पे, मेरे दाएं वाले दीवार पे, मेरे छत वाले दीवार पे, मेरे ज़मीन वाले दीवार पे, इस तरीके से 6 फेस पे है। अब एक बात कि Na+ कहाँ का है, तो सारे भुजा 12 जो भुजा हैं उन 12 भुजा के सेंटर पे और एक बॉडी सेंटर पे। तो देखिए यहाँ जो हमारे कमरे के जो इस दीवार पे जो Cl माइनस होगा, उस Cl माइनस से a/2 दूरी पे उस भुजा के बीच में Na+, a/2 दूरी पे नीचे वाले भुजा में Na+, a/2 दूरी पे दाएं वाले भुजा में Na+ और a/2 दूरी पे बाएं वाले भुजा में Na+, और यहीं से a/2 दूरी पे मेरे बॉडी सेंटर पे Na+, और यहीं से a/2 दूरी पे पीछे वाले कमरे के बॉडी सेंटर पे Na+। इसका साफ मतलब निकलता है कि ये जो Cl माइनस है 6 Na+ से घिरे हैं, इसलिए इस Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। और Na+ तो आपको साफ दिखा रहा है कि हम भाई कहाँ पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो ऑलरेडी ये 6 गोले से घिरे होंगे, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ऐसे भी सोच सकते हैं, Na+ आपके बॉडी सेंटर पे है और बॉडी सेंटर से ये फेस पे Cl माइनस a/2, इस बॉडी सेंटर से ये फेस पे इस फेस पे Cl माइनस, तो इसका भी a/2। ये Na+ इस फेस के Cl माइनस को टच करेगा, वही बॉडी सेंटर का Na+ आगे वाले Cl माइनस को टच करेगा, यही Na+ ऊपर वाले Cl माइनस को टच करेगा और यही नीचे वाले को टच करेगा। इसका मतलब ये बॉडी सेंटर कितने फेस सेंटर के बीच में है, तो 6 फेस सेंटर के बीच में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। आप कुछ नहीं सोचे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप सोचिए कि जो हल Na+ का वही हल Cl माइनस का, क्योंकि Na+ बोलता है कि हम हैं अगर एक, Cl माइनस बोलता है हम भी एक, यानी अगर तू एक रहेगा तो हम भी एक रहेंगे, इसका मतलब तू अगर 2 रहेगा तो हम भी 2 रहेंगे। तो इसलिए Na+ जब 4 हुआ तो Cl माइनस भी कितना, 4 हुआ। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे सोचेंगे, कुछ नहीं, इतना देर से कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एक पॉइंट से। Na+ कहाँ रखा गया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और आज आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। इसका मतलब Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 तो Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। चलिए बात खत्म करते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, मिटा देता हूं। हो गया, लिख लिए होंगे आप। तो यहां से एक चीज निकल गया कि Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस बराबर 6, इसी प्रकार से ये निकलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ बराबर कितना होगा, 6। यानी ये 2 लाइन बीच से निकल गया,
Na+ और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये लाइन तो आप समझ चुके हैं, ये लाइन 2 बीच से निकाल दिया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। अब यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं इस दोनों लाइन को लेकर के। Na+ की संख्या कितना हुआ 4 और Cl- की संख्या कितना हुआ 4, सोडियम भी 4 क्लोरीन भी 4। तो मैं यहाँ से इस लाइन को मिटा के अपने फार्मूला यूनिट का निर्माण करता हूँ, आखिर कितना फार्मूला यूनिट बनेगा। तो देखिए नंबर ऑफ Na+ बराबर 4, नंबर ऑफ Cl- बराबर 4। तो यहाँ से 4 Na+ 4 Cl-। अब देखिए Na+ और Cl- को जैसे ही आप अटैच कीजिएगा, सटाएंगे, Na+ और Cl- को जैसे ही आप सटाएंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा, 1 + 1 - कैंसिल। लेकिन सोडियम भी कितना 4, क्लोरीन भी कितना 4। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि 4 4 यदि कॉमन लिया जाए, इसका मतलब 4 फार्मूला यूनिट हो गया NaCl, एक एक बचाएगा, यानी ये बन चुका है NaCl। आप यहाँ पे एक एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यानी हम ये बोला जाए कि NaCl के एक यूनिट सेल में टोटल NaCl मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होती है, तो NaCl मॉलिक्यूल की संख्या 4 होती है। NaCl के एक यूनिट सेल में टोटल 4 फार्मूला यूनिट होते हैं, यानी हम यहां से लिख सकते हैं एक लाइन, क्या लिख सकते हैं, क्या चीज़, तो देयर आर 4 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl इन 1 यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल में टोटल 4 फार्मूला यूनिट होता है NaCl का। यानी NaCl के अगर बोला जाए तो Z का मान कितना होगा 4। NaCl के लिए बोला जाए Z का मान कितना होगा 4। इतना ही नहीं है, आप देखिए एक लाइन, आप एक और फार्मूला यहां से बना सकते हैं। Na+ रखा गया सारे के सारे कॉर्नर के साथ फेस सेंटर पे, और सॉरी Na+ को रखा गया सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल पॉइंट में, और Cl- को रखा गया सारे के सारे कॉर्नर के साथ फेस सेंटर पे। ये मेरा कहने का मतलब है। तो आप देख सकते हैं, हम फार्मूला निकालना चाहते हैं कि इनके बीच में टचिंग कंडीशन का क्या फार्मूला बनता है। तो उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए? तो देखिए यहां पे मैं समझाता हूं कि अगर मान लीजिए ये कॉर्नर है, ये रहा आपका कॉर्नर, यहां लिखते हैं, ये रहा आपका कॉर्नर, और यहां रहा एज सेंटर। ये क्या है, तो एज सेंटर, ऐसा है। अब देखिए एज सेंटर पे किसको रखा गया है, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट है ना जी। इसका मतलब यहां पे किसको रखा जाएगा, कैटाइन को। और यहां पे कॉर्नर है तो यहां पे किसको रखा जाएगा, एनाइन को। यानी कॉर्नर पे रखा गया है एनाइन और एज सेंटर पे रखा गया है कैटाइन। और आप जानते हैं कॉर्नर से लेके एज सेंटर के बीच की दूरी, कॉर्नर से लेके एज सेंटर के बीच की दूरी, एज पूरा होता है ए, तो एज सेंटर कितना होगा, एज का आधा, तो कितना होगा, ये पूरा a/2 हो जाएगा। पूरा भुजा होता है ए, तो आधा भुजा कितना होगा, वो कॉर्नर है। मान लीजिए यहाँ पे Cl- रखा गया है और यहाँ पे Na+ रखा गया है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी होता है a, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, a/2, और ये Cl- का रेडियस आएगा और यहाँ से Na+ का रेडियस जाएगा और वो दोनों टच करेगा a/2 दूरी पे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कॉर्नर पे रखा जाएगा एनाइन, तो एनाइन का साइज थोड़ा बड़ा होगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ Cl- ये हो जाएगा। और यहाँ पे छोटा गोला होगा तो क्या होगा, रेडियस ऑफ Na+,
तो इसका मतलब हम यहाँ से टचिंग कंडीशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। Cl माइनस का रेडियस और Na प्लस का रेडियस दोनों को जोड़ेंगे तो a/2 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस बराबर कितना हो जाएगा, a/2। यानी हम यहाँ से निकाल लिए इस NaCl के लिए स्पेशली फार्मूला कि Na प्लस का रेडियस और Cl माइनस का रेडियस अगर जोड़ दिया जाए तो क्यूब की भुजा की लंबाई का आधा हो जाता है, मतलब a/2 के बराबर होता है। इसको फटाफट नोट किया जाए, फिर इसके बाद मैं आपको डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन ये दोनों टर्म बताता हूं। जल्दी इसको नोट किया जाए। नोट कर लिए। अब देखिए मैं इस NaCl का दो टर्म बचा के रखा हूं, एक पैकिंग फ्रैक्शन, दूसरा डेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी देखते हैं क्योंकि आसानी में देख लेंगे, छोटा सा टर्म होता है। डेंसिटी को तो बहुत बचपना से SCC में, BCC में, FCC में, हेक्सागन में, सब में आपने पढ़ा है। अब डेंसिटी को यहाँ पे मैं कोरिलेट करता हूँ आसानी से। क्या? तो आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैंने डिराइव किया है कि डेंसिटी कैसे आखिर निकाला जाता है क्रिस्टल सिस्टम का। तो SCC, BCC, FCC, हेक्सागन, इन सब में आप जाके देखें तो यूनिटरी मेथड से मैंने निकाल के दिखाया, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो डेंसिटी बराबर मास अब बट्टा में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब देखिए मास क्या होता है, Z गुना m, और बट्टा में क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, और बट्टा में क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, AQ। ये तो आप जानते होंगे। अच्छा बताइए Z का मान, अच्छा एक लाइन रहने दीजिए, Z गुना m बट्टा AQ इंटू क्या हो जाएगा, Na। अब देखिए इसी को आप जानते हैं कि BCC में, सॉरी इस NaCl में Z का मान, NaCl के लिए 4 फार्मूला यूनिट आते हैं। इसका मतलब Z का मान कितना होता है, 4। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 4 गुना NaCl का मोलर मास लिख सकते हैं 58.5 होगा। तो ये मोलर मास लिख दिया, और AQ और इंटू में क्या आ जाएगा, Na। ये आपका डेंसिटी का टर्म निकल गया। अब एक लाइन देखिए, एक चीज आप ये भी सोच सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए। Na प्लस की संख्या भी 4 है और Cl माइनस की भी संख्या 4 है। एक बात आप समझ रहे हैं, Na प्लस का भी संख्या कितना, 4, Cl माइनस का भी संख्या 4। इस चीज को हम यूज करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के दौरान, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप समझते रहिएगा। Na प्लस का भी संख्या 4, Cl माइनस का भी संख्या 4। देखिए इसको मिटा दिया जाए, इतना देर में तो आप लिख लिए होंगे। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। थोड़ा ज़्यादा सा स्पेस की ज़रूरत होता है पैकिंग फ्रैक्शन में। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, हेडिंग डालिएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो यूनिट स्पेस में कितना स्पेस छेका हुआ है उसी को बोलते थे पैकिंग फ्रैक्शन। हालांकि इसको बताया जा रहा था पैकिंग फ्रैक्शन कैसे, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बता वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यूनिटरी मेथड से आपको निकाल दिया गया है। आप हालांकि इसके बारे में आप जानते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाले जाते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए मैं चूंकि टॉपिक एंड हो रहे हैं तो हम लोग भी डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतना दिन आप रिविजन अगर किए होंगे तो पक्के से ये सब चीज़ें आपके लिए आसान होगा। पैकिंग फ्रैक्शन तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड, और बट्टा में होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखिए फिर से इसको ऐसे लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, कितना वॉल्यूम छेका गया है। तो NaCl में दोनों टॉपिक है, दोनों टाइप के आयन वॉल्यूम छेके होंगे, केटाइन भी छेका होगा और एनाइन भी छेका होगा। तो केटाइन का वॉल्यूम और एनाइन का वॉल्यूम जोड़ दिया जाए तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या चीज़ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ केटाइन, और प्लस में लिख दिया जाए वॉल्यूम ऑफ एनाइन, और बट्टा में क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, AQ। आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ केटाइन, केटाइन कितने हैं, 4 एटम है। Na प्लस के एक यूनिट सेल में 4 एटम है, तो 4 गुना वॉल्यूम ऑफ केटाइन, ये आ जाएगा। और प्लस क्या होगा, एनाइन का वॉल्यूम, तो 4 गुना वॉल्यूम ऑफ एनाइन, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर, इसको ऐसे लिखिए वॉल्यूम ऑफ केटाइन,
यहाँ पे लिख रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 4 गुना वॉल्यूम ऑफ केटाइन। तो केटाइन भी तो है, गोला है ना भाई, अब गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई क्यू, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन ये केटाइन है तो इसमें केटाइन का रेडियस देंगे, और केटाइन का रेडियस मैंने कितना दिया RC, या आप इसको R प्लस भी लिख सकते हैं, और प्लस आ जाएगा 4 गुना वॉल्यूम ऑफ एनाइन, क्योंकि एनाइन 4 है तो इसलिए एक एनाइन का वॉल्यूम जो होगा उसका 4 गुना कर देंगे तब तो 4 एनाइन का वॉल्यूम आएगा। एक केटाइन का जो वॉल्यूम है उसका 4 गुना करेंगे तब तो 4 केटाइन का वॉल्यूम आएगा, क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 केटाइन भी होते हैं और 4 एनाइन भी होते हैं। अब 4 गुना वॉल्यूम ऑफ एनाइन, तो एनाइन का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ एनाइन का होल क्यू, और बट्टा में क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाता है AQ। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 4 गुना 4/3 पाई, 4 गुना 4/3 पाई, ये तो कॉमन आ जाएगा, इसको मैंने लिख दिया 4 गुना 4/3 पाई, और यहां पे आ जाएगा रेडियस ऑफ केटाइन का होल क्यू प्लस रेडियस ऑफ एनाइन का होल क्यू, तो आ जाएगा रेडियस ऑफ केटाइन का होल क्यू प्लस रेडियस ऑफ एनाइन का होल क्यू, और बट्टा में क्या रहेगा AQ। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन बराबर ऐसा 4 गुना 4/3 पाई। अब देखिए मैं क्या करता हूं चालाकी, यहां पे केटाइन है यहां पे एनाइन है, तो मैं रेडियस ऑफ एनाइन को कॉमन लेता हूं। क्यों कॉमन ले रहे हैं आप जरा सोचिए, पिछले 2 कॉन्सेप्ट में मैंने कॉमन लिया है, तो कॉमन इस बातों को सोच करके लेते हैं कि या तो ये वाला पोर्शन या तो SCC बन जाए, या BCC बन जाए, या FCC बन जाए। आप जानते हैं कि एनाइन को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे एनाइन का आ जाएगा वॉल्यूम, और एनाइन सोचिए एनाइन कहां पे है, तो कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे है। आप जानते हैं Cl- हमारा एनाइन है, और एनाइन कहां रखा गया है, तो FCC लैटिस पॉइंट पे। FCC लैटिस पॉइंट का मतलब कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे, तो यहां पे यदि एनाइन का रेडियस दे दिया जाए, इसका मतलब यहां से जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो एनाइन का पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, तो चीजें हमें थोड़ी आसान हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ एनाइन को कॉमन ले लिया जाए। कॉमन ले लिए तो अब देखिए बचेगा क्या, अब बचाएगा रेडियस ऑफ केटाइन बट्टा रेडियस ऑफ एनाइन। यहां पे था नहीं रेडियस ऑफ एनाइन, इसलिए मैंने भागा दे दिया, और इसका होल क्यू आप प्लस क्या हो जाएगा, यहां से रेडियस ऑफ, ये तो कॉमन, यहां से RA कॉमन लिए तो नीचे में आ गया, और यहां से रेडियस ऑफ एनाइन कॉमन हुआ तो क्या आ जाएगा 1। अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप क्या करें, इस पूरे को इस ब्रैकेट से गुना करें तो अपने आप तोड़ने के बाद इतना आ जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। इस पूरे को अगर इस पूरे से इस ब्रैकेट को अगर तोड़ दिया जाए तो ये अपने आप आएगा, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। अब देखिए, और ऐसे भी RAQ से अगर इसको गुना कीजिए, RAQ से इसको गुना कीजिए, तो ये RAQ कट जाएगा तो वो आ जाएगा, और RAQ को 1 से गुना होगा तो वो आ जाएगा। अब देखिए इस वाले हिस्से को अगर आप गौर से देखें तो आपको देखने से यही पता चलेगा कि सर 4 गुना 4/3 पाई RQ बट्टा में AQ, और यहाँ पे एनाइन का रेडियस है, और एनाइन कहाँ रखा गया है, FCC में। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है ये FCC का पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जाएगा, ये FCC के पैकिंग फ्रैक्शन जाएंगे, यानी ये FCC का पैकिंग फ्रैक्शन है, और FCC का पैकिंग फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना होता है, तो 0.74 होता है। लाइन समझ रहे क्या, इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.74। और देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ केटाइन का होल क्यू बट्टा रेडियस ऑफ एनाइन का होल क्यू, तो यह आ जाएगा RC बट्टा RA, इसका होल क्यू आप प्लस में हो जाएगा 1। और आप जानते हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कहानी आप पढ़ रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि केटाइन रहता है कहां पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, यानी ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो बन गया है। और आपको अगर याद हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो होता है 0.414, नहीं याद रहे क्या, ट्रायंगुलर का था 0.155, टेट्राहेड्रल का था 0.225, और ऑक्टाहेड्रल का था 0.414, और बॉडी सेंटर का था 0.732। ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.74 इनटू ब्रैकेट में देंगे रेडियस ऑफ केटाइन बटा रेडियस ऑफ एनाइन, तो इसके लिए आ जाएगा डाटा क्या चीज 0.414 और प्लस इसका होल क्यू +1, इतना आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा कितना, तो 0.7925, ये आ जाएगा 0.7925, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने ये आपको बताया कि अगर इसी पैकिंग फ्रैक्शन को यहां पे लिखें हम, तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन देखिए कितना आ गया है 0.7925, इतना आया है।
इसका मतलब अगर हम इसको फ्रैक्शन का मतलब एक में पैकिंग मतलब भरा हुआ, तो एक में भरा हुआ है 0.7925। तो देखिए NaCl के जो यूनिट सेल हैं उस यूनिट सेल में यूनिट स्पेस में 0.7925 हिस्सा भरा हुआ है। इसका मतलब खाली कितना होगा, तो भाई एक में से इसको अगर घटा दिया जाए तो ऑलरेडी इसका खाली हिस्सा निकल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर इसको परसेंटेज के टर्म में बातें करें तो शायद आप ज़्यादा समझेंगे। तो मैं इस पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से गुना करूं तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो 100 से अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 79.25%, इतना आ जाएगा। अब जरा सोचिए एक लाइन, इसमें कौन कौन है, Cl- भी है और Na+ भी है, मतलब एनाइन भी है और साथ में कैटाइन भी है। अब देखिए एनाइन अगर है तो एक बात आप सोचिए कि Cl- Na+, Cl- कौन है, यही एनाइन है और एनाइन का कितना परसेंट है, 74%। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि FCC का पैकिंग सबसे ज़्यादा होता था 74%, लेकिन देखिए NaCl का पैकिंग 79.25 यानी 79.25% हो गया है, मतलब समझिए 80% के अप्रॉक्स में चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट सेल में अगर कंपाउंड का निर्माण किया जाए, मतलब कंपाउंड के कंपोनेंट डाले जाएं, मतलब कैटाइन के साथ एनाइन डाले जाएं, तो उस समय पे उसका पैकिंग फ्रैक्शन जो मैक्सिमम आप जानते हैं कि FCC में 74% होता है, उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला कि हेक्सागन का पैकिंग 74% हाईएस्ट होता है या फिर FCC का पैकिंग 74% हाईएस्ट होता है। अभी वो हाईएस्ट होता है, लेकिन उससे भी हाईएस्ट इसका इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जहां जहां वॉइड था, पहले जो मैंने बताया था उसमें जहां जहां वॉइड था वो सारे वॉइड के पोजीशन खाली होते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो वॉइड यूनिट सेल में जो भी थोड़ा मोरा जगह बच गया था, चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, जो भी थोड़े मोरे जगह बच जाते हैं उस वॉइड में भी हमारा कैटाइन आकर के एंट्री कर जाता है। तो आप ही सोचिए किसी यूनिट सेल में अगर जो छोटा मोटा जगह बचा हुआ है, जो छोटा छोटा छिद्र बचा हुआ है, उसमें भी अगर कोई वॉइड में अगर कोई कैटाइन एक्स्ट्रा आकर के घुसेगा तो ऑलरेडी उसका परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना से बढ़ गया, 5.25% से बढ़ गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि Cl- अभी भी जगह कितना छेक रहा है, 74%, क्योंकि ये रखा गया है FCC लैटिस पॉइंट पे। लेकिन 74% से जितना भी ज्यादा हो रहा है, ये वॉल्यूम किसने छेका, तो उसका कैटाइन छेक लिया, क्योंकि कैटाइन उस वॉल्यूम मतलब उस एम्प्टी स्पेस में जाकर के, वॉइड में जाकर के एंट्री हो गया। तो इसलिए यहां से इसका आ जाएगा 5.25%। तो आप देख सकते हैं कि NaCl यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन 79.25% है, जिसमें से Na+ जगह छेकता है 5.25% और ये Cl- जगह छेकता है 74%। ये अपने आप में एक अजूबा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर बोल दिया जाए यहीं से कि NaCl में बताइए, NaCl यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, ये तो सब जानते हैं। NaCl यूनिट सेल में जो टचिंग कंडीशन का फॉर्मूला होता है क्या होगा, तो कोई बता सकता है आपको, रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन बराबर A/2। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप पूछ दिया जाए कि NaCl के जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसमें Na+ कितना परसेंट जगह छेकता है और Cl- कितना परसेंट जगह छेकता है, तो बस हक्का बक्का बन जाएंगे। तो यही बात बिल्कुल टॉपिक की गहराई से पॉइंट निकाला गया है कि NaCl के यूनिट सेल में टोटल 79.25% यानी 79.25% जगह भरे होते हैं, जिसमें से 74% जगह जो होता है वो एनाइन के द्वारा भरा जाता है और 5.25% जगह जो होता है वो कैटाइन के द्वारा भरा जाता है। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो पक्के से हमारे वीडियो को लाइक करें और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे ही पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को पक्के से एक्टिवेट करें ताकि हम जो भी बातें अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।